पिछले वीडियो में हमने क्रिया पढ़ी थी। तो क्रिया दो प्रकार की होती है मूलतः, अकर्मक और सकर्मक, और क्रिया मूल, इसके संबंध में बात करी थी। तो इसमें कुछ चीजें रह गई थी क्रिया के जो अन्य प्रकार होते हैं उनमें। तो आज हम क्रिया के अन्य प्रकार कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। अब क्रिया का वह रूप जो प्रेरणार्थक हो, मतलब इसमें परिभाषा लिखी है जिस क्रिया शब्द से कर्ता के स्वयं काम न करके किसी और से कार्य कराने का बोध होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर कर्ता सीधे खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि किसी और से करवाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे उदाहरण, करना, करना से कराना। जैसे आपने कहा कि राम राम कार्य करता है, तो ये तो साधारण क्रिया होगी। अगर हमने इसे प्रेरणार्थक बनाना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, राम कार्य करवाता है। करवाता है मतलब खुद ना करके किसी और से करा रहा है, तो वो प्रेरणार्थक हो गई। वैसे ही जैसे लिखना से लिखवाना है, आपने कहा कि रीता पत्र लिखती है, तो ये तो साधारण क्रिया हो गई, लिखती है। आप ये प्रेरणार्थक कैसे बनेगी? यदि हम कहें कि रीता सीता से पत्र लिखवाती है, तो ये प्रेरणार्थक हो गई। यानी कि जहां पर कर्ता खुद कार्य ना करके प्रेरणा से किसी और से क्रिया करवाए, यानी कि खुद क्रिया ना करके किसी और से क्रिया करने के लिए प्रेरणा दे, तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। तो इसमें इतना समझना है कि जो क्रिया कर्ता खुद ना करके किसी और से करवा रहा है, तो उस क्रिया को हम प्रेरणार्थक बोलते हैं। जैसे बनाना की जगह बनवाना है, अगर हम इसका वाक्य में प्रयोग करें तो आपने जैसे कहा कि राम खाना बनाता है, राम भोजन बनाता है, तो ये तो साधारण क्रिया है। अगर इसी को प्रेरणार्थक बनाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, राम भोजन बनवाता बनवाता है। मां बच्चे को नौकरानी से दूध पिलवाती है। पिलाती है होता तो सीधी सी बात होती, मां बच्चे को दूध पिलाती है, तो सीधी क्रिया होती है। नौकरानी से काम कराने की, काम कराया जा रहा है, यानी कि नौकरानी को प्रेरणा दी जा रही है काम करने की, तो नौकरानी पिलाना की जगह पिलवाता हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो खुद काम ना करके किसी और से काम कराने का बोध कराते हैं, उन क्रिया शब्दों को हम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। दूसरा, जो प्रेरणार्थक के अलावा दूसरी हमारी क्रिया है, उसमें अगर हम जाएं तो एक क्रिया होती है पूर्वकालिक। तो पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या है? पहले परिभाषा देखते हैं। किसी क्रिया से पहले किसी अन्य क्रिया के होने का बोध हो, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण, वह नहाकर खाना खा रहा है। अब इसमें मुख्य क्रिया जो हो रही है वो हो रही है खाना खाने की। जो मुख्य क्रिया है वो हो रही है खा रहा है। अब ये जो नहाकर शब्द है, नहाना भी क्या है? क्रिया है। वो खाना खाने से पहले एक क्रिया और घटित हुई है। जैसे आप बोलते हो ना कि मैं सोकर उठा हूं, मैं सोकर उठा हूं, मैं सोकर उठा हूं। उठना क्या है? क्रिया। उससे पहले कौन सी क्रिया घटित हो चुकी है? सोने की। तो इसमें सोकर शब्द क्या होगा? पूर्वकालिक। इसको बोलेंगे हम पूर्वकालिक क्रिया। कभी भी अंडरलाइन करके पूछ ले कि निम्नलिखित में से सोकर शब्द में कौन सी क्रिया होगी, और नीचे दिया है पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, इस तरीके से ऑप्शन दिए हैं, तो आप कहोगे कि ये पूर्वकालिक है क्योंकि इसके पीछे क्या लगा है? उठा, एक और क्रिया लगी है। तो इस क्रिया के होने के बाद ये क्रिया संपन्न हो रही है। जैसे आप कहो कि मोहन नहाकर सोया है, या राम नहाकर खाना खा रहा है। तो नहाकर यानी कि कोई क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया घटित होती है, तो पहली वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। बस इतना सा है। जैसे अपना पाठ
पढ़कर खेलो। तो इसमें क्या हुआ, खेलना एक क्रिया है, पढ़ना भी एक क्रिया है। पढ़कर का मतलब क्या हो गया कि ये काम पहले करना है, उसके बाद ये काम करना है। तो दो क्रियाएं होनी है, खेलने की बाद में, पढ़ने की पहले। तो पढ़ने की पहले हो रही है, तो पढ़ने वाली जो क्रिया है वो पूर्वकालिक हो गई। तो यही अंतर है पूर्वकालिक क्रिया में कि साधारण क्रिया से पूर्वकालिक किस तरीके से अलग होती है। अगली जो क्रिया है वो है नाम धातु क्रिया। अब ये नाम धातु क्या होता है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। नाम धातु क्या होता है, हमने व्याकरण में नाम का मतलब क्या समझा था, नाम का मतलब संज्ञा, नाम का मतलब संज्ञा, और धातु का मतलब अभी बताया क्रियामूल। क्रिया का जो मूल शब्द है वो धातु होता है। तो ऐसे क्रिया शब्द जो मूल रूप से संज्ञा शब्द है, लेकिन वो क्या बन गए हैं, ऐसे क्रिया शब्द जो मूल रूप से संज्ञा है लेकिन क्या बन गए, क्रिया बन गए, तो उनको कहा जाता है नाम धातु। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है बात का। बात एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अगर आप कहते हैं, जैसे आप कहते हो बात करो, बात करो, तो यहां करो संज्ञा है, बात नहीं। बात क्या है, करो क्रिया है, बात क्या है, संज्ञा है, क्योंकि ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, ये क्रिया है। आप कहते हो बतियाओ, क्या कहते हो, बतियाओ। अब इसका मतलब क्या, आपने पूरा ही इसको क्रिया शब्द बना दिया है, लेकिन ये बात शब्द से बना है। ऐसे क्रिया शब्द जो मूल रूप से क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ, हाथ क्या है, एक संज्ञा। शरीर के अंगों का नाम क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है। तो हाथ से हथियाना, आपने कहा हथियाओ मत, हथियाओ मत, तो इसका मतलब हथियाना एक क्रिया शब्द है, लेकिन किससे बना है, हाथ से। जैसे गर्म शब्द एक भाववाचक क्रिया है, संज्ञा है, और उससे बन गया है गरमाना। तो ये संज्ञा शब्द और इससे ये क्रिया शब्द। गरमाना क्या है, क्रिया। ठीक है, आप कहते हो ना, आप अपना शरीर गरमा रहे हो, अपने हाथ गरमा रहे हो, कमरे को गरमा रहे हो, तो गरमाना क्रिया है। गर्म क्या है, संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लाज भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है, लेकिन लजाना क्या बन जाता है, लजा क्यों रहे हो, यानी कि लजाना क्या है, क्रिया हो गई। जब, क्योंकि ये कार्य हो जाता है, ये कार्य हो जाता है, ये कार्य हो जाता है, ये कार्य का होना बताता है। ये क्या बता रहा है, किसी चीज के नाम को, यानी कि मन की स्थिति, यानी कि भाव के नाम को बता रहा है। तो ये सब संज्ञाएं हैं। अगर कोई क्रिया शब्द संज्ञा से बना होगा तो वही नाम धातु क्रिया कहलाएगी। उसके अलावा हमारे पास क्रिया का एक और उदाहरण है। नाम धातु के बाद क्रिया का एक और उदाहरण है जिसे हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जब किसी वाक्य में एक साथ दो क्रियाएं आए, उसे बोलेंगे, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उसे हम बोलेंगे संयुक्त क्रिया। जैसे जब कोई क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। पूरी हो रही है लेकिन दो या दो से अधिक क्रियाओं के संयोग से पूरी हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण हमारे पास है, उसे मोहन आता दिखाई दिया। तो इसमें देखो आप, आना एक क्रिया, दिखना दो क्रिया, देना तीन क्रिया। तो इस वाक्य को हम बोलेंगे कि इस वाक्य में ये जो क्रियापद है ये आपका संयुक्त क्रिया है। ये क्या कहलाएगी, संयुक्त क्रिया। जैसे तुम आकर बैठ जाओ, आकर एक संज्ञा एक क्रिया, बैठना एक क्रिया, जाओ एक क्रिया। तो इसका मतलब ये जो वाक्य बना है इसमें ये तीनों पद क्रियापद है। अलग अलग क्रियाएं हैं, आना अलग क्रिया है, बैठना अलग क्रिया और जाना अलग क्रिया, लेकिन इनसे एक ही काम हो रहा है यहाँ पर। वो हो रहा है किसका, क्रिया का। तुम आकर बैठ जाओ, तो एक
ये कौन है? ये कर्ता है इसका, सॉरी, तुम आकर बैठ जाओ, ये आपका यहाँ पर कर्म होगा, बाकी ये सारी क्रिया होगी। तो इसमें एक से अधिक क्रिया है तो ये संयुक्त क्रिया होगा। शीला चिल्ला उठी, शीला कर्ता हो गई, चिल्लाना क्रिया, उठना क्रिया, तो इसमें दो क्रियाएं हैं। तो जब किसी वाक्य में किसी एक क्रिया का काम चलाने के लिए एक से अधिक क्रियाओं को लाया जाता है, दो या दो से अधिक को, तो उसे बोलते हैं हम संयुक्त क्रिया। और तीसरा हमारे पास है द्विकर्मक क्रिया। तीसरा हमारे पास है द्विकर्मक क्रिया। तो ये द्विकर्मक क्या होता है? हमने सकर्मक और अकर्मक पढ़ा था। तो सकर्मक क्रिया में मैंने आपको बताया था कि आपके किसी क्रिया के साथ यदि कर्म होता है तो उसे हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अगर किसी क्रिया के साथ कर्म तो हो लेकिन कर्म की संख्या एक से अधिक हो, दो या तीन जो भी है, एक मतलब दो या दो से अधिक कर्म हो, तो ऐसी क्रिया को हम बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। यानी कि क्रिया के साथ कर्म है, एक से अधिक कर्म है, तो वो आपका द्विकर्मक हो जाएगा। जब किसी क्रिया के साथ दो कर्म आए वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी कि दो कर्म आने पर, उदाहरण के लिए रमेश ने सुरेश से मकान खरीदा, तो यहां पर रमेश तो करता है क्योंकि ये काम कर रहा है खरीदने का, रमेश करता, खरीदना क्रिया, माध्यम कौन? मकान, तो ये हो गया एक कर्म। सुरेश भी इसमें माध्यम होगा क्योंकि ये करता नहीं है, इस क्रिया को अंजाम देने के लिए क्या इसका उपयोग किया जा रहा है, तो ये भी कर्म है। तो एक कर्म ये, एक कर्म ये। जब एक क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? द्विकर्मक क्रिया। जैसे शीला ने रमा को घड़ी दी, शीला ने रमा को घड़ी दी, तो शीला कौन है यहां पर? कर्ता, क्योंकि शीला ने ही इस काम को अंजाम दिया। देना क्या है? क्रिया, क्योंकि यही काम हो रहा है। घड़ी क्या है? इसका माध्यम, यानी कि इस क्रिया को करने का माध्यम है। और रमा भी यहां पर किसका काम कर रही है? माध्यम का। ना तो ये करता है ना क्रिया है, ये इसमें क्या है? माध्यम है, क्योंकि इसी के माध्यम से ये देने की क्रिया संपन्न हो रही है। तो रमा और घड़ी इसमें क्या है? दो कर्म है। इस वाले में सुरेश और मकान क्या है? दो कर्म है। तो एक क्रिया के साथ जब किसी वाक्य में दो कर्म आते हैं तो उसे हम द्विकर्मक क्रिया बोलते हैं। तो इस तरीके से क्रिया के 5 भेद अन्य वाले होते हैं, जिन्हें हम क्या? प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, संयुक्त क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं।